हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ अनिल मोहन जी का उपन्यास खबरी का पार्ट 7। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। ये चाकू मैंने तुम्हें ही देना था सतपाल। देना था? क्या मतलब? इस चाकू को पाने के लिए मंगलू और उसके साथी ने मेरे दोस्त की पत्नी का अपहरण कर लिया है। उसे वापस पाने के लिए ये चाकू उन लोगों को लौटाना होगा। मोना चौधरी का स्वर गंभीर था। सतपाल ने मंगलू को देखा। मंगलू के चेहरे पर जहरीली मुस्कान नृत्य कर रही थी। तुम पागल तो नहीं हो गई? एकाएक मिथिलेश भड़क कर कह उठा। इसमें पागल होने की क्या बात है? मोना चौधरी का स्वर कठोर हो गया। एक की जान बचाने के लिए तुम कितनों की जिंदगी खतरे में डाल रही हो? चाकू इन्हें दे देने का मतलब है शैतान के बेटे का जीवित हो जाना, और शैतान के बेटे के जीवित होने पर वो जाने कितनी जाने। मुझे राधा को सलामत वापस पाना है, मोना चौधरी ने कठोर स्वर में कहा। एक को बचाने के लिए तुम बहुत जाने खतरे में डाल रही हो। राधा को बचाना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तुम समझ नहीं पा रही हो कि शैतान का बेटा जिंदा हो गया तो कैसा कहर बरपा देगा। सतपाल गुस्से से बोला। वो इसी चाकू से जिंदा होगा। मैं माफ़ी चाहती हूँ, मोना चौधरी गंभीर दृढ़ता भरे स्वर में कह उठी। इस वक्त मैं तुम लोगों की बात नहीं मान सकती। सतपाल ने मोना चौधरी से चाकू छीनना चाहा। मोना चौधरी फुर्ती से पीछे हट गई। ये क्या हो रहा है? रंजन तिवारी ने पूछा। नहीं समझ में आ रहा है तो चुपचाप बैठे रहो, मंगलू ने शांत स्वर में कहा। मोना चौधरी सतपाल को घूरते हुए कह उठी। फिर चाकू छीनने की कोशिश मत करना। सतपाल और मिथिलेश क्रोध से भरे बेबस से लग रहे थे। राधा कहाँ है? मिथिलेश कह उठा। आ जाएगी अभी। वहाँ सब खामोश थे, परंतु उनमें तनाव भरी खामोशी छाई हुई थी। यही वो वक्त था जब चार आदमियों के बीच फंसी राधा ने भीतर प्रवेश किया। मोना चौधरी, राधा उसे देखते ही कह उठी। ये देखो, मुझे तंग कर रहे हैं। मोना चौधरी का चेहरा कठोर पड़ गया। इन्होंने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं? कहते तो उनकी टांगें न तोड़ देती, राधा ने मुंह बनाकर कहा। सतपाल और मिथिलेश व्याकुल नजर आ रहे थे। दोनों की नज़रें मिली। फिर मोना चौधरी के हाथ में दबे चाकू को देखा। वो चाकू छीन लेना चाहते थे, परंतु हालात इस हक में न थे। मंगलू के अलावा वहाँ 6 लोग थे और इधर मोना चौधरी और पारसनाथ थे। 8 लोगों का मुकाबला करना उनके लिए असंभव था। मिथिलेश आहिस्ता से सरक कर सतपाल के पास पहुंचा। सतपाल, शैतान के बेटे का चाकू हमारे हाथ से निकला जा रहा है। हाँ, बुरा हो रहा है। ये बेवकूफ़ लोग नहीं जानते कि कितनी बड़ी गड़बड़ हो जाएगी अगर चाकू का इस्तेमाल शैतान के बेटे ने कर लिया। लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। रंजन तिवारी और मंगलू उठ खड़े हुए थे। रंजन तिवारी के इशारे पर उन लोगों ने राधा को छोड़ा तो राधा मोना चौधरी की तरफ आ गई। चाकू दो, कहते हुए रंजन तिवारी ने रिवॉल्वर निकालकर हाथ में ले ली। मोना चौधरी जानती थी कि इस वक्त कोई गड़बड़ करना खतरनाक होगा। ये छोटा सा कमरा लाशों से भर जाएगा और वो भी बचने वाले नहीं थे। सबकी लाशें गिरेंगी। मोना चौधरी, सतपाल व्याकुल स्वर में कह उठा। एक बार फिर सोच लो तुम। मैं फैसला कर चुकी हूँ, मोना चौधरी ने कहा और चाकू रंजन तिवारी की तरफ उछाल दिया। सतपाल के करीब से होकर वो चाकू निकला, लेकिन सतपाल चाकू पकड़ने में चूक गया। रंजन तिवारी ने चाकू थामा और पास खड़े मंगलू को थमा दिया। मंगलू की आंखें चमक उठी। उसने जल्दी से केस से चाकू बाहर निकाला और उसे उलट पलट कर देखा। यही है वो चाकू। मंगलू चाकू को केस में डालता पीछे वाले कमरे की तरफ बढ़ा। कहाँ जा रहा है मंगलू? एकाएक रंजन तिवारी ने पूछा। आता हूँ। मंगलू उस कमरे में प्रवेश कर गया। सब चुप से खड़े एक दूसरे को देख रहे थे। फौरन ही मंगलू वापस लौटा। उसके हाथ में चौड़ी टेप का रोल था। सबके देखते ही देखते उसने पैंट को खोलकर नीचे किया और घुटने के ऊपर टेप से चाकू लपेटकर रोल को एक तरफ उछाला और वापस पैंट बांधी।
उसी पल मंगलू के कानों में जंगला की फुसफुसाहट गूंजी। तेरा काम हो गया मंगलू, निकल जा यहाँ से। मंगलू ने रंजन तिवारी को देखकर कहा, मैं जा रहा हूँ। रंजन तिवारी ने सिर हिला दिया। मंगलू बाहर निकला तो तिवारी अपने साथियों से बोला, चलो। फिर देखते ही देखते वो भी बाहर निकल गया। वहाँ मोना चौधरी, सतपाल, मिथिलेश और पारसनाथ और राधा रह गए। तुम बहुत गलत, सतपाल ने कहना चाहा, परंतु मोना चौधरी ने उसकी बात सुनी ही नहीं और बाहर निकलती चली गई। सतपाल के होठ बिछ गए मोना चौधरी को वहाँ से गया पाकर। ये कहाँ गई? मिथिलेश ने पारसनाथ को देखा। मुझे क्या पता, पारसनाथ ने कहा और राधा से बोला, चलो भाभी तुम्हें घर छोड़ दूँ। छोड़ना क्या है? राधा ने कहा, टैक्सी में बिठा दो, चली जाऊंगी। ब्यूटी पार्लर भी जाना है, थ्रेडिंग करवानी है। तुम दोनों बाहर चलो, पारसनाथ ने कहा। फ्लैट बंद करना है। सतपाल और मिथिलेश का गुस्से से खून उबल रहा था। वो सिर्फ यही सोच रहे थे कि उनके अलावा हालात की गंभीरता कोई नहीं समझ रहा है कि चाकू मंगलू को वापस देकर कैसा गजब कर डाला है। ये सब क्या हो रहा है? राधा ने पारसनाथ को देखा। क्यों भैया, मोना चौधरी बताएगी, पारसनाथ ने कहा। तुम क्यों नहीं बताते? राधा बोली, मुझे पूरी बात पता नहीं। पारसनाथ ने टालने वाले लहजे से कहा, कोई बात नहीं, आधी बता दो। उन लोगों को सिर्फ चाकू लेने के लिए मेरे को बंधक बनाया था। उन लोगों ने सिर्फ चाकू लेने के लिए मेरे को बंधक बना लिया था। हाँ, तो उन्हें कैसे पता चला कि मैं मोना चौधरी की पहचान की हूँ? पता लगा लिया होगा। ऐसे कैसे पता लगा लिया? मैंने किसी को नहीं बताया। सतपाल और मिथिलेश बाहर निकल गए। ये दोनों कौन थे? मोना चौधरी के पहचान वाले थे। चलो यहाँ से। दोनों बाहर आए। पारसनाथ फ्लैट का दरवाज़ा बंद कर रहा था कि राधा कह उठी, यह हमें घूरता है। कौन? पारसनाथ पलटा। तभी पारसनाथ की निगाह नंदराम पर पड़ी। जरा सा दरवाज़ा खोले, मुर्गे की तरह गर्दन बाहर निकाले नंदराम राधा को देख रहा था। जब पारसनाथ को अपनी तरफ देखते पाया तो उसने फौरन गर्दन पीछे की और दरवाज़ा बंद कर लिया। कितने अजीब लोग रहते हैं यहाँ, राधा मुंह बनाकर कह उठी। मंगलू, जंगला की फुसफुसाहट मंगलू के कानों में गूंजी। अब तो तेरे को खुश होना चाहिए कि चाकू मिल गया। मैं खुश हूँ। मंगलू के होठ हिले। मंगलू इस वक्त भीड़ भरे फुटपाथ पर तेजी से आगे बढ़ा जा रहा था। क्या तूने सोचा था कि चाकू मिल जाएगा? मैंने ये सोचा था कि मैं चाकू लेकर रहूँगा। तांत्रिक बेलीराम के इशारे पर कितनी आसानी से मिल गया। बेलीराम बहुत करामती इंसान है, बताया था तुमने। मंगलू की नज़रें हर तरफ जा रही थी। अब मैंने कहाँ जाना है? शैतान के बेटे से पूछकर आता हूँ। तू तो कह रहा था कि शैतान का बेटा व्यस्त है। हाँ, व्यस्त है, लेकिन अब हमारी बात भी ज़रूरी है। कहीं चाकू फिर हाथ से न निकल जाए। तो ठीक है, पूछ शैतान के बेटे से। मंगलू फुटपाथ पर आगे बढ़ा जा रहा था। मोना चौधरी के फ्लैट से वो काफ़ी दूर आ गया था। मोना चौधरी का उसे जरा भी डर नहीं था, ना ही ख्याल था मोना चौधरी का। वो तो मंगलू के दिमाग से निकल चुकी थी। ऐसे में मंगलू कैसे सोच सकता था कि मोना चौधरी उसका पीछा कर रही है। आगे बढ़ती मोना चौधरी की निगाह एकटक मंगलू पर थी। भीड़ भरे फुटपाथ पर वो मंगलू के 10 कदम पीछे थी। ऐसे में मंगलू पलटकर देखता भी तो मोना चौधरी नजर न आ पाती। वैसे भी चलती भीड़ मंगलू को इतना मौका ही कहाँ देने वाली थी कि वो पीछे देख सके। मोना चौधरी के चेहरे पर गंभीरता भी थी और कठोरता भी। तभी उसका मोबाइल बजा। मोना चौधरी ने फ़ोन निकालकर बात की। दूसरी तरफ पारसनाथ था। तुम कहाँ हो मोना चौधरी? पारसनाथ की आवाज़ कानों में पड़ी। व्यस्त हूँ, शायद तुम मंगलू के पीछे हो। हाँ, खतरा हो जाएगा अगर उसने तुम्हें देख लिया। तुमने उससे चाकू ले लिया तो वह पुनः राधा को पकड़ लेंगे। राधा को तुम अपनी पत्नी सितारा के पास छोड़ दो। ठीक है, ऐसा ही करता हूँ। मुझे बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? ज़रूरत पड़ने पर तुम्हें फ़ोन करूँगी पारसनाथ, कहकर मोना चौधरी ने फ़ोन बंद करके जेब में डाला।
आगे बढ़ते हुए उसकी निगाह बराबर मंगलू पर थी। वो मंगलू का पीछा किसी भी हालत में छोड़ना नहीं चाहती थी और उचित मौका मिलते ही उससे वो चाकू ले लेना चाहती थी। जंगला की फुसफुसाहट मंगलू के कानों में गूंजी। मैं आ गया मंगलू, शैतान के बेटे से बात हुई? हाँ, वो सच में बहुत व्यस्त है। मेरे बारे में क्या कहा उसने? मंगलू ने पूछा। तुम्हें चाकू के साथ तांत्रिक बेलीराम के पास पहुंचना होगा। मुझे क्या पता कि बेलीराम किधर है? जो मैं हूँ ना, मैं बताऊंगा रास्ता। तू चिंता क्यों करता है? ठीक है, बता। बेलीराम इस शहर से दूर रहता है। तेरे को स्टेशन पहुंचना है, वहां से तुझे ट्रेन पकड़नी है। ट्रेन पटरियों पर दौड़ रही थी। ट्रेन जब पटरी बदलती तो शोर एकाएक बढ़ जाता। ट्रेन को चले आधा घंटा हो चुका था। मोना चौधरी ट्रेन में जहाँ बैठी थी उसके 10 फीट दूर मंगलू बैठा था, परंतु मंगलू की इस तरफ पीठ होने की वजह से वो मोना चौधरी को न देख पाया था। मंगलू ने जब टिकट ली तो उसने टिकट देने वाले से पूछ लिया था कि नीली कमीज वाले व्यक्ति ने कहाँ की टिकट ली, और वहीं की टिकट उसने खुद भी ले ली थी। इस वक्त मोना चौधरी के चेहरे पर गंभीरता थी। उसके चेहरे के भाव बता रहे थे कि वो कुछ व्याकुल सी है। मोना चौधरी ने फ़ोन निकाला और सतपाल का फ़ोन नंबर मिलाने लगी। कुछ पलों तक दूसरी तरफ बेल जाती रही, फिर सतपाल की आवाज़ कानों में पड़ी। हेलो, मैं मोना चौधरी। सतपाल की तरफ से कोई आवाज़ न आई। सतपाल, तुमने बहुत गलत किया मोना चौधरी। राधा की ज़िंदगी बचानी ज़रूरी थी। उन्होंने राधा को पकड़ लिया था, वो चाकू मांग रहे थे। तुम नहीं जानती कि तुमने कितनों की ज़िंदगी खतरे में डाल दी। अगर भवतारा को पुनः जीवन मिल गया तो वो इंसानी को खून पीने लगेगा। बहुत लोग बेमौत मरेंगे। सतपाल का गंभीर स्वर कानों में पड़ा। मुझे इस बारे में चिंता है। तुम चिंता करके क्या कर सकती हो? अब कुछ भी नहीं। मैं इस वक्त ट्रेन में बैठी हूँ, मंगलू के पीछे हूँ। मंगलू के पीछे? सतपाल का चुभता स्वर कानों में पड़ा। हाँ, मंगलू किस जगह पर जा रहा है ट्रेन में बैठकर? मोना चौधरी ने बताया। ओ, तो वो चाकू लेकर तांत्रिक बेलीराम के पास जा रहा है। उस जगह पर बेलीराम रहता है? हाँ। तुम्हारा क्या इरादा है कि तुम? मैं मंगलू से चाकू पाने की चेष्टा करूंगी। जहाँ मौका मिला वहाँ। ये खतरनाक होगा। शैतानी शक्तियाँ मंगलू की सहायता कर रही है। सतपाल की व्याकुल आवाज़ कानों में पड़ी। तुम्हारा दिया नीला धागा अभी भी मेरे गले में है, मोना चौधरी ने कहा। वो धागा एक हद तक ही तुम्हें शैतानी शक्तियों से बचा सकता है। तुम अपने को खतरे में डाल लोगी। मंगलू से चाकू छीनना भी तो ज़रूरी है। कुछ पलों के लिए फ़ोन पर खामोशी रही। इस बार चाकू हाथ लग गया तो मैं फ़ौरन तुम्हें दे दूंगी, मोना चौधरी ने कहा। चाकू हासिल करना अब आसान नहीं लगता। जो होगा वो सामने आ जाएगा। मैं भी वहाँ के लिए चल रहा हूँ। प्लेन में आता हूँ, तुम्हें स्टेशन पर ही मिलूँगा। दो होंगे तो अच्छी तरह मंगलू का मुकाबला करके उससे चाकू लिया जा सकता है। मंगलू के लिए मैं अकेली ही। तुम ये क्यों भूल जाती हो कि मंगलू के आसपास शैतानी शक्तियाँ भी है? मोना चौधरी ने कुछ नहीं कहा। स्टेशन पर मिलूँगा तुमसे कहकर उधर से सतपाल ने फ़ोन बंद कर दिया था। मोना चौधरी ने मंगलू की तरफ देखा। अभी भी मंगलू की पीठ उसकी तरफ थी। ट्रेन तेज़ी से दौड़ी जा रही थी। सतपाल ने मिथिलेश को सारी बात बताई। शायद मोना चौधरी मंगलू से चाकू लेने में कामयाब न हो सके, उसके होठों से निकला। तभी तो मैं वहाँ जा रहा हूँ। मोना चौधरी ने चाकू उनके हवाले करके बहुत गलत काम किया। मिथिलेश ने गहरी सांस ली। जो हो गया उसे हमें ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, सतपाल ने गंभीर स्वर में कहा। हमें सिर्फ ये कोशिश करनी चाहिए कि अपने चाकू के सहारे भवतारा पुनः जीवित न हो सके। इसके लिए वो चाकू हमें हासिल करना होगा। मोना चौधरी की ये समझदारी ही है कि वो मंगलू के पीछे है और हमें फ़ोन किया, वरना हमें मंगलू का पता ही न चलता कि वो कहाँ गया। मिथिलेश चुप सा उसे देखता रहा। मैं एयरपोर्ट जा रहा हूँ। वहाँ के लिए घंटे भर बाद एक प्लेन जाएगा।
मिथिलेश ने मोबाइल फ़ोन निकाला और नंबर मिलाने लगा। किसे फ़ोन कर रहे हो? राजन को। हो सकता है उसके फ़ोन की चार्जिंग खत्म। बेल हो रही है, कान से लगाए मिथिलेश कह उठा। फिर मिथिलेश के कानों में राजन का मंदिर सा स्वर पड़ा। हेलो हेलो, तुम कहाँ हो? मिथिलेश ने कहा। मैं तांत्रिक बेलीराम के डेरे पर हूँ, साधु के वेश में। यहाँ मुझे रहने का झोपड़ा मिल गया है और यहाँ पर बिजली भी है। मैं फ़ोन चार्ज कर सकता हूँ। राजन की आवाज़ कानों में पड़ी। ये तो अच्छी बात है। तांत्रिक बेलीराम की नज़दीकी पाने की चेष्टा करो और उस पर नज़र रखो। मेरे ख्याल में मंगलू भी चाकू के साथ बेलीराम के पास ही पहुँच रहा है। तुम देखना कि मंगलू के वहाँ आने के बाद वो क्या करता है। ठीक है, खबर लगते ही फ़ोन करूँगा। मिथिलेश फ़ोन बंद करते हुए सतपाल से बोला। राजन साधु के वेश में है, बेलीराम के डेरे पर। वहाँ उसे झोपड़ा मिल गया है जहाँ बिजली भी है। ठीक है, तुम राजन के कांटेक्ट में रहना। मैं चलता हूँ। जो भी हो मुझे खबर कर देना। हाँ, तब तक तुम शैतान के बेटे भवतारा के बारे में किताबों में जानने की चेष्टा करो। भवतारा के बारे में कई किताबों में जिक्र होगा। हमें कई नई जानकारियाँ मिल सकती है। मिथिलेश ने सिर हिला दिया। सतपाल वहाँ से बाहर निकल गया। सतपाल शाम 8 बजे उस स्टेशन पर पहुँचा था जहाँ पर मंगलू ने टिकट लिया था। सतपाल जानता था कि इस स्टेशन से बेलीराम के डेरे तक रास्ता जाता है। कुछ दिन पहले ही वो बेलीराम के डेरे से होकर गया था। उसने स्टेशन पर बने रेस्ट हाउस में ही रात भर रहने का कमरा लिया और मोना चौधरी को फ़ोन किया। फ़ौरन ही मोना चौधरी से बात हो गई। मैं स्टेशन पर पहुंच गया हूं, सतपाल ने बताया। ठीक है, मंगलू की क्या पोजीशन है? वो वहीं अपनी जगह पर बैठा है। मेरी नज़र उस पर ही है। मोना चौधरी की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। यह ट्रेन सुबह 6 बजे स्टेशन पर पहुंचेगी। अब हम सुबह ही मिलेंगे। कोई ख़ास बात हो तो फ़ोन कर देना। ठीक है। सतपाल ने फ़ोन बंद कर दिया। चेहरे पर सोचों के भाव नजर आ रहे थे। वो सोच रहा था कि अगर मंगलू से वो चाकू हासिल कर लेते हैं तो 5 मिनट का वक्त बहुत होगा उस चाकू को बेकार करने के लिए। उसके लिए उसे चाकू को हाथ में पकड़कर चंद खास मंत्रों का उच्चारण करना पड़ेगा कि उस चाकू का असर खत्म हो जाएगा। फिर भवतारा चाकू के दम पर पुनः जीवित नहीं हो सकेगा और कुछ वक्त के लिए भवतारा का खतरा लोगों पर से हट जाएगा। सुबह के 5 बज रहे थे। भोर का उजाला फूटने ही था। रात की कलीमा धीरे धीरे छटती जा रही थी। ट्रेन पटरियों पर दौड़ती जा रही थी। मंगलू आधी मिली सीट पर नींद में डूबा हुआ था। तभी उसके कानों में फुसफुसाहट पड़ी। मंगलू मंगलू फौरन हड़बड़ाकर उठ गया। उसने आसपास देखा। मैं हूँ जंगला, कह। मंगलू नींद भरी आंखें मलता हुआ कह उठा। खूब नींद ली? हाँ, सो गया था। तूने क्यों उठा दिया मुझे? सामने बैठे आदमी ने मंगलू को बड़बड़ाते देखा तो यही सोचा कि वो सुबह सुबह भगवान का नाम ले रहा है। मोना चौधरी कल से ही तेरे पीछे है। जंगला की फुसफुसाहट कानों में पड़ी। मेरे पीछे? कहाँ? मंगलू के होठों से निकला। इसी तरह बैठा रह, पीछे मत देखना। कुछ पीछे बैठी मोना चौधरी की अभी नींद से उठी है, इधर ही देख रही है। मंगलू शांत सा बैठा रहा। कहाँ से वो मेरे पीछे है? पूछा मंगलू ने। जब से तू उसके घर से चाकू लेकर निकला था तभी वो तेरे पीछे लग गई थी। तूने पहले क्यों नहीं बताया था? क्या फ़ायदा होता बताने का? तू बेचैन रहता, नींद भी ठीक से नहीं ले पाता। अब भी तेरे को इसलिए बताया कि कुछ देर में ही स्टेशन आने वाला है। तू नीचे उतरेगा तब मोना चौधरी तेरे से चाकू लेने की कोशिश करेगी। वो पागल है जो ऐसा सोचती है। मंगलू कठोर स्वर में बोला। वो पागल नहीं, समझदार है, दृढ़ इरादों वाली है मोना चौधरी। मैं अभी उसे पागल मत बन। तू उसे कुछ नहीं कहेगा। मस्त रह। तेरा काम चाकू को सुरक्षित रखना है। मैं मोना चौधरी को मार दूंगा। मार दे, मैं तेरे साथ हूँ। मंगलू उठा। कहाँ जा रहा है? बाथरूम में। वहाँ टेप से बंधा रखा चाकू निकाल कर जेब में रखूँगा।
मोना चौधरी को जो मारना है। ठीक है। मंगलू बाथरूम की तरफ बढ़ गया। ट्रेन दौड़ी जा रही थी। पीछे मत देखना, मोना चौधरी तेरे को ही देख रही है। मंगलू बाथरूम में जाकर बंद हो गया। 2 मिनट बाद बाहर निकला। निकाल लिया चाकू? हाँ। अब चुपचाप वापस जाकर अपनी सीट पर बैठ जा। जब स्टेशन आएगा बता दूंगा। मंगलू वापस अपनी सीट पर जा बैठा। एक बार भी उधर नहीं देखा जिधर मोना चौधरी बैठी थी। ट्रेन स्टेशन पर रुकी। मंगलू ट्रेन से प्लेटफॉर्म पर उतरा। डिब्बे के दूसरे दरवाजे से मोना चौधरी नीचे उतरी। नज़र मंगलू पर थी। काफ़ी लोग थे, उतरने वाले चढ़ने वाले भी थे। ठीक ठीक ही भीड़ थी प्लेटफॉर्म पर। मोना चौधरी मंगलू पर भी नज़र रख रही थी और सतपाल को भी तलाश कर रही थी। मंगलू को प्लेटफॉर्म के बाहर की तरफ जाते देखा तो मोना चौधरी उसका पीछा करने लगी। यही वो वक्त था कि सतपाल पीछे से आकर मोना चौधरी की बगल में चलने लगा। मंगलू कहाँ है? सतपाल ने पूछा। वो उधर काफ़ी आगे। आगे बढ़ती मोना चौधरी कह उठी। सतपाल ने मंगलू को पहचाना पीठ की तरफ से। उसे तुम पर शक तो नहीं हुआ? नहीं। आज हमें हर हाल में चाकू उससे लेकर रहना है, सतपाल ने दांत पींचकर कहा। मोना चौधरी पीछे आ रही है। मंगलू के होठ हिले। वो स्टेशन से बाहर आकर एक तरफ चलने लगा था। हाँ, और उसके साथ सतपाल भी है। सतपाल? मंगलू हैरान हुआ। वो कहाँ से आ गया? पता नहीं, वो पहले से ही स्टेशन पर था। मंगलू का चेहरा कठोर नजर आने लगा। वो दोनों मिलकर मेरे से शैतान के बेटे का चाकू छीन लेना चाहते हैं? हाँ। जंगला की फुसफुसाहट कानों में पड़ी। वो तेरे से 15 कदम पीछे है। अब मैं इन्हें मार दूंगा। वो तेरे पे भारी पड़ सकते हैं। मोना चौधरी हाथ पांव चलाने में बहुत तेज है। तू कहना क्या चाहता है? मैं आऊं तेरे भीतर? तू मुझे कमज़ोर कह रहा है? ये बात मैंने कब कही? तभी तो तू मेरे भीतर आकर इनका मुकाबला करने को कह रहा है। मंगलू, इससे क्या तेरी नाक नीची हो जाएगी? सोच कि अगर शैतान के बेटे का चाकू वो दोनों छीन कर ले गए तो क्या तू अपना मुंह दिखाने के लायक रहेगा? शैतान का बेटा समझ जाएगा कि तू कमज़ोर है और उसकी सेवा करने के लायक नहीं है। ऐसा होने पर क्या तेरे को अच्छा लगेगा? नहीं। तू समझदार बन। मेरे को अपने भीतर आने दे। मैं इन दोनों से निपट लूँगा। इस बार शैतान के बेटे के चाकू को हर हाल में सुरक्षित रखना है। धीरे धीरे तू भी ऐसे लोगों का मुकाबला करना सीख जाएगा। मंगलू खामोश रहा। आगे बढ़ता जा रहा था वो। तांत्रिक बेलीराम तेरा इंतजार कर रहा है। तू चाकू लेकर उसके पास आ रहा है। ठीक है, तू मेरे भीतर आकर मोना चौधरी और सतपाल का मुकाबला कर। अब की न तूने समझदारी की बात। मैं सबके भीतर प्रवेश कर सकता हूँ, लेकिन इजाज़त लेकर। एक बात का तो जवाब दे। क्या? मुझे पैसा चाहिए। कब देगा शैतान का बेटा मुझे पैसा? मंगलू ने पूछा। बहुत जल्द। एक बार शैतान के बेटे को जिंदा हो लेने दे। जंगला हंसा। क्या अब वो मरा हुआ है? तू इन बातों में न पड़। तेरे को समझ नहीं आएगी, पर धीरे धीरे तू सब समझने लगेगा। तुम लोग जो मर्जी करो, लेकिन मुझे पैसा चाहिए। दौलत। शैतान का बेटा तुझे इतनी दौलत देगा कि तू संभाल नहीं पाएगा। कब देगा? बोला तो बहुत जल्द देगा। अब मैं तेरे शरीर में आ रहा हूँ। पहले मोना चौधरी और सतपाल से निपट लूँ। मंगलू इस वक्त ऐसी सड़क पर था जो खाली थी। सुबह सवेरे शायद ही कोई वहाँ से गुजर रहा था। मंगलू एक बार भी पीछे देखता तो मोना चौधरी और सतपाल को देख लेता। यही एहसास उन दोनों को हो रहा था। तभी मोना चौधरी कह उठी। मेरे ख्याल से मौका अच्छा है। मंगलू पर हाथ डाल देना चाहिए। मेरा भी यही ख्याल है मोना चौधरी। याद रहे, हमने अपना ध्यान उससे चाकू लेने पर लगाना है। सतपाल का स्वर ही नहीं, चेहरे के भाव भी अब कठोर नजर आने लगे थे। अगले ही पल दोनों तेजी से मंगलू की तरफ बढ़े। यही वो वक्त था कि मंगलू ठिठका और पलटकर उन्हें देखने लगा। ऐसा होते ही वो दोनों सकपका उठे। आगे बढ़ने की रफ्तार कुछ कम हुई थी। ये जानता था कि हम पीछे आ रहे हैं। सतपाल के होठों से निकला। नहीं, ये नहीं जान सकता। मोना चौधरी अजीब से स्वर में बोली।
मंगलू के चेहरे पर जहरीली मुस्कान थिरक रही थी। दोनों उसके पास पहुंचते जा रहे थे। आओ, मंगलू कह उठा। बहुत मेहनत कर रहे हो शैतान के बेटे का चाकू पाने के लिए। तुम भी तो उसे बचाने में बहुत मेहनत कर रहे हो, सतपाल कह उठा। बहुत बड़ी गलती कर दी पीछे आकर, मंगलू गुर्रा उठा। मंगलू चाकू मेरे हवाले कर दे, सतपाल सख्त स्वर में बोला, वरना अंजाम बुरा होगा। मंगलू, वो हंस पड़ा। तुम इस वक्त मंगलू से नहीं, जंगला से बात कर रहा है। ओ समझा, पर तू है कौन? मोना चौधरी और सतपाल मंगलू से 4 कदम पहले ठिठक गए। शैतान के बेटे का छोटा सा सेवक, तू बीच में क्यों आया? बचाना है मंगलू को, वो तुम दोनों का मुकाबला नहीं कर सकता। शैतान के बेटे के चाकू की रक्षा करना मेरा धर्म है। तू हमारा मुकाबला नहीं कर सकता जंगला, सतपाल दहाड़ा। हम सुरक्षित हैं शैतानी शक्तियों से। अच्छा, वो कैसे? मैंने तो खुद को कब से सुरक्षित कर रखा है। मुझे मारने के लिए शैतान के बेटे को स्वयं धरती पर आना होगा। वो आने वाला है और तेरे को नहीं छोड़ेगा सतपाल। तू मोना चौधरी को अभी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि तांत्रिक मोहम्मद का धागा इसके गले में है। तेरा कोई भी वार तब तक मोना चौधरी पर नहीं चल सकता जब तक कि इसके गले में नीला धागा है। मंगलू के होठों से गुर्राहट निकली। तू तो फंस गया जंगला। अब तो हम शैतान के बेटे का चाकू ले जाएंगे। मेरा काम शैतान के बेटे की चाकू की रक्षा करना है। मैं किसी का लिहाज नहीं करूँगा, तांत्रिक मोहम्मद का भी नहीं, सतपाल ने सख्त स्वर में पूछा। नहीं, तांत्रिक मोहम्मद की शक्तियों का तू मुकाबला नहीं कर सकता। वो तेरे को मार देगा। ठीक इसी पल मोना चौधरी ने खतरनाक ढंग से मंगलू पर छलांग लगा दी। महज 4 कदम का फासला था उनके बीच। मोना चौधरी सीधी मंगलू से जा टकराई और उसे लेते नीचे जा गिरी। दोनों लुढ़कते चले गए। फिर दोनों संभले और उछलकर खड़े हो गए। खूनी नज़रों से एक दूसरे को देखा। तभी मंगलू का हाथ घूमा और मोना चौधरी के चेहरे से टकराया। सामान्य ढंग से उसका हाथ मोना चौधरी को लगा। खास तकलीफ न हुई। मैंने कहा था जंगला, सतपाल कठोर स्वर में बोला, तेरी ताकतें हम पर असर नहीं करेगी। तू शैतान के बेटे का चाकू नहीं ले जा सकेगा। सतपाल खतरनाक ढंग से मंगलू की तरफ बढ़ा। ठीक इसी वक्त मोना चौधरी उस पर झपटी। मंगलू ने दोनों को एक साथ अपनी तरफ आते देखा तो फौरन नीचे झुका और सड़क पर पड़ी ईंट उठाकर पास आ चुके सतपाल पर दे मारी। सतपाल खुद को न बचा सका और माथे पर लगी ईंट वो करा उठा। तब तक मोना चौधरी ने पास पहुंचकर मंगलू का गला पकड़ लिया और दबाने लगी। मंगलू की आंखें बाहर को उबली। छटपटाकर उसने खुद को बचाना चाहा, परंतु आज़ाद न हो सका। खुद को बचाने की कई बार तरकीब लगाई, परंतु मोना चौधरी की उंगलियां उसके गले पर कस चुकी थी। तभी मंगलू की निगाह मोना चौधरी के गले में पड़े नीले धागे पर पड़ी और कुछ नहीं सूझा तो उसने हाथ आगे बढ़ाया और धागा पकड़कर तीव्रता से हाथ को झटका दिया। मोना चौधरी की गर्दन को तीव्र झटका लगा और धागा टूटकर मंगलू के हाथ में झूलने लगा। अगले ही पल मंगलू ने अपना हाथ घुमाया तो मोना चौधरी के गाल पर पड़ा। मोना चौधरी को ऐसा लगा जैसे हथौड़ा उसके गाल से आ टकराया हो। उसके होठों से चीख निकली और वो नीचे जा गिरी। उस धागे के टूटते ही शैतानी शक्तियाँ उस पर असर करने लगी थी। मंगलू ने धागा एक तरफ फेंका और क्रोध से भरा आगे बढ़ा। मोना चौधरी के पास पहुंचा, जो कि खड़े होने का प्रयत्न कर रही थी। उसने मोना चौधरी के सिर के बाल पकड़कर खड़ा किया और जोरों का एक घूंसा उसने मोना चौधरी के सिर पर मार दिया। मोना चौधरी के होठों से दबी दबी चीख निकली और नीचे गिरकर वह बेहोश होती चली गई। मंगलू के होठों से गुर्राहट निकली और सतपाल की तरफ देखा। सतपाल सड़क पर बेहोश पड़ा था। उसके माथे से खून निकल रहा था। मंगलू पलटा और तेज तेज कदमों से आगे बढ़ गया। करीब 5 मिनट बाद मंगलू के कानों में जंगला की फुसफुसाहट पड़ी। देखा मंगलू, दोनों को ढेर कर दिया। मैं बीच में न आता तो वो दोनों तेरे से जीत जाते। हाँ, सच कहता है तू। मंगलू के होठ हिले, लेकिन एक गड़बड़ हो गई।
क्या? मोना चौधरी के गले में पड़ा तांत्रिक मोहम्मद का धागा मुझे तोड़ना पड़ा। तभी मेरी ताकत ने उस पर असर किया। धागा तोड़ने से क्या गड़बड़ हो गई? तांत्रिक मोहम्मद बहुत शक्तिशाली है। उसकी किसी चीज़ को तोड़ना दुश्मनी का डंका बजाने के बराबर है। अब तक उसे पता चल गया होगा कि उसका दिया धागा तोड़ दिया गया है। जंगला की फुसफुसाहट कानों में पड़ रही थी। तेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था। न करता तो खतरा पैदा हो जाता। मोना चौधरी मुझ पर भारी पड़ रही थी। अब क्या होगा? मंगलू के होठों से निकला। बेलीराम से बात करूँगा, वो शायद बताए कि तांत्रिक मोहम्मद का क्या किया जाए। तेरा कुछ बिगाड़ लेगा? तांत्रिक मोहम्मद के पास बहुत शक्तियाँ हैं। वो शरीर वाले या बिना शरीर वाले किसी के पास भी पहुंच सकता है। मंगलू बोला। ओ, अब हमें तेजी दिखानी है। दोपहर तक हम बेलीराम के पास पहुंच जाएंगे। तू शैतान के बेटे से भी तो बात कर सकता है तांत्रिक मोहम्मद के बारे में। शैतान का बेटा इन बातों में नहीं आता। उसकी अपनी दुनिया है। वो अपने कामों में व्यस्त रहता है। तूने शैतान के बेटे का चाकू बचाने के लिए तांत्रिक मोहम्मद का धागा मोना चौधरी के गले से तोड़ा है, तो ऐसे में शैतान के बेटे को तेरे काम नहीं आना चाहिए क्या? मेरा फर्ज तो शैतान के बेटे के चाकू की रक्षा करना है। मैं सेवक हूँ। मैंने अपना काम किया। मेरी वजह से शैतान का बेटा क्यों तांत्रिक मोहम्मद से झगड़ा लेगा? ऐसे तो शैतान के बेटे को जाने किस किस से झगड़ा लेना पड़ेगा। समझा? तो तेरे को अपनी मुसीबत से खुद ही निपटना होगा। हाँ, अब देखना तो ये है कि तांत्रिक मोहम्मद मेरी इस हरकत पर क्या कदम उठाता है। तांत्रिक मोहम्मद झोपड़े के भीतर तब अपने घास के बिछोने पर लेटा आराम कर रहा था। उसकी आंखें बंद थी। कमर के गिर्द लंगोट जैसा कोई कपड़ा बांध रखा था। 2 दिन से वो इसी तरह लेटा हुआ था। अभी उसने उठना नहीं था। वो ऐसा ही था। समाधि में बैठता तो बैठा रहता, लेटता तो कई कई दिन तक न उठता था। उस वक्त सुबह के 7 के आसपास का वक्त होगा कि एकाएक तांत्रिक मोहम्मद चौंक कर उठ बैठा, परंतु उसकी आंखें बंद हो रही। वो बड़बड़ा उठा। ये क्या हो रहा है? कुछ हुआ है, वरना मुझे कुछ होने का एहसास न होता। क्या हुआ है? अगले ही पल तांत्रिक मोहम्मद की आंखें खुली। वो उसी पल उठा और झोपड़े से बाहर निकल आया। सुबह की ठंडी हवा का झोंका उसके शरीर से जा टकराया। तांत्रिक मोहम्मद उस झोपड़े में पहुंचा जहां हड्डियां बिखरी पड़ी थी। कोने में बने हवन कुंड के पास जा बैठा और होठों ही होठों में किसी मंत्र का जाप करते हुए बुझे हुए हवन कुंड की राख में हाथ घुमाने लगा। बीते वक्त के साथ साथ उसके होठों से निकलने वाली मंत्रों की बड़बड़ाहट तेज हो गई थी। एकाएक हवन कुंड में फिरता उसका हाथ रुका। मंत्रों का बड़बड़ाना बंद हो गया। राख में लिपटा उसका हाथ हवन कुंड से बाहर आया तो हाथ में धागा लिपटा हुआ था। कुछ पल टकटकी बांधे वो धागे को देखता रहा। ओ, समझा, किसी ने मुझे चुनौती दी है। मैंने जो धागा सतपाल को दिया था, किसी ने उस धागे को तोड़ दिया। आह, कौन हो सकता है ऐसा बहादुर जो मेरी शक्तियों को इस तरह आँच पहुँचाए? बड़बड़ाते हुए उसने धागा एक तरफ रखा और समाधि में लीन हो गया। गहरी खामोशी छा गई वहाँ। मिनट भर बाद उसने आंखें खोली। गुस्सा था उसकी आंखों में। वो शैतान का बेटा मुझसे टक्कर लेने की सोच रहा है। उसके सेवक ने मेरी शक्तियों का धागा तोड़ दिया। तांत्रिक मोहम्मद ने गुस्से से कहा और हवन कुंड की राख बाहर निकालने लगा। फुर्ती से उसने दोबारा हवन कुंड तैयार किया और घी डालकर लकड़ियों में आग लगाई। फिर पास पड़ी हड्डी उठाकर हवन कुंड में डाली और किसी मंत्र का उच्चारण करने लगा। ज़्यादा देर न हुई कि हवन कुंड से निकली तांत्रिक बेलीराम की आवाज़ सुनाई दी। कैसे याद किया तांत्रिक मोहम्मद? बेलीराम। तांत्रिक मोहम्मद का स्वर कड़वा सा था। अब तो तू बहुत ताकतवर हो गया है। तुझसे तो कम ही हूँ मोहम्मद। मुझे तो लगता है कि तू मेरे से ज़्यादा ताकतवर हो गया है। क्यों कह रहा है ऐसा? शैतान के बेटे के सेवक जंगला ने मेरा दिया धागा तोड़ दिया। ओह, मुझे ये खबर नहीं थी। मेरी मान में हाथ डालने की तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई?
जंगला से अनजाने में हो गया होगा, उसकी तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ। समझा दूंगा उसे। जंगला बच्चा नहीं है जो तू उसे समझा देगा। वो सब जानता है, फिर भी उसने मेरी शक्तियों को तोड़ा। मैं सब देख चुका हूँ। जंगला उस वक्त शैतान के बेटे का चाकू सतपाल और मोना चौधरी से बचा लेना चाहता था। मैं समझा दूंगा जंगला को। बात ऐसे ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि ये काम जानबूझकर किया गया है। क्या चाहता है तू? सज़ा भुगतनी होगी बेलीराम। तांत्रिक मोहम्मद जैसे दहाड़ रहा था। क्या सज़ा देगा? शैतान के बेटे का चाकू मेरे हवाले करना होगा, तभी माफ़ी मिलेगी। बूढ़ा हो गया है तू, क्या बकवास करता है? मैं ठीक कह रहा हूँ। तेरी मांग बहुत ही गलत है। तूने कैसे सोच लिया कि शैतान के बेटे का चाकू तेरे को मिल सकता है? उसकी शैतान के बेटे को ज़रूरत है, ये तू भी जानता है। बेलीराम का शांत स्वर वहाँ गूंज रहा था। इसका मतलब तू मेरा मुकाबला करेगा? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तो फिर शैतान के बेटे का चाकू मुझे दे दे। मंगलू वो चाकू लेकर तेरे पास आ रहा है। ये संभव नहीं। तू जानता है कि शैतान का बेटा वापस जीवन में आने के लिए कितनी चेष्टा कर रहा है। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि तुम लोगों ने मेरी शक्तियों को तोड़कर मेरे को ललकारा है। भूल जा, क्षमा दे दे जंगला को। मैं समझाऊंगा उसे। मैं चाहकर भी क्षमा नहीं दे सकता बेलीराम। जिस दिन किसी को क्षमा करूंगा, उस दिन से मेरी शक्तियाँ क्षीण हो जाएगी, मेरी ताकत कमज़ोर हो जाएगी। मैं किसी को क्षमा नहीं कर सकता। बेलीराम की आवाज़ नहीं आई। शैतान के बेटे का चाकू मेरे हवाले कर दे, यही तुम लोगों की सज़ा है। ये संभव नहीं। बेलीराम का गंभीर स्वर सुनाई दिया। कोई और सज़ा दे दे। जो सज़ा मेरे मुंह से निकली है वो ही सज़ा दूंगा। नहीं मानेगा तो बहुत बुरा होगा। मोहम्मद, तू क्रोध में है। अब शांत होगा तब तेरे से बात करूंगा। बेलीराम, दहाड़ा मोहम्मद। परंतु बेलीराम की आवाज़ नहीं आई। एकाएक तांत्रिक मोहम्मद के कठोर चेहरे पर मुस्कान नाच उठी। मैं जानता था, मुझे पहले से ही पता था कि झगड़ा होकर रहेगा। मोना चौधरी और सतपाल को होश आया तो खुद को उन्होंने सरकारी अस्पताल के बेड पर पड़े पाया। दोनों बेड पास ही थे। सतपाल के माथे पर पट्टी बंधी हुई थी। नर्स से पता चला कि उन्हें दो पुलिस वाले अस्पताल लाए थे और तब से वो दोनों बेहोश थे। पुलिस वाला तब शायद पास ही कहीं था, क्योंकि नर्स के जाते ही वो वहां आ पहुंचा था और उनके बेहोश होने और घायल होने के बारे में पूछताछ करने लगा कि ये सब कैसे हुआ। तब सतपाल ने यही कहा कि वे भाई बहन हैं। ट्रेन से उतरकर जा रहे थे कि दो लोगों ने उन्हें लूटने की चेष्टा की। उन्होंने मुकाबला किया और वे घायल होकर बेहोश हो गए। लुटेरे उनका सामान ले गए, जो कि सूटकेस और बैग के रूप में था। इस पर पुलिस वाले ने कहा कि वे थाने चलकर चोरी की और लूट की रिपोर्ट लिखा दे, परंतु उनके ये कहने पर कि वो परदेसी हैं और इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहते, वो पुलिस वाला वहाँ से चला गया। दोनों ने उसे कई बार थैंक्स कहा कि वो उन्हें अस्पताल लाया। पुलिस वाले के जाने के बाद दोनों की नज़रें मिली। हम सफल नहीं हो सके, मुझे अफसोस है। तब मंगलू में शैतानी ताकत मौजूद थी, उसी ने हमारा मुकाबला किया। मेरा वो नीला धागा। मोना चौधरी का हाथ अपने गले पर था। सतपाल की निगाह उसके गले पर गई। कहाँ गया? सतपाल के होठों से निकला। मंगलू ने तोड़ दिया था। ओहो! सतपाल उसी पल बेचैन हो गया। क्या हुआ? हुआ नहीं, होगा, बुरा होगा। वो तांत्रिक मोहम्मद का धागा था। शैतानी शक्ति द्वारा इस प्रकार उसके धागे का तोड़ जाना कोई खास बात, हमारे हक में ठीक बात है। तांत्रिक मोहम्मद अब शैतानी शक्तियों पर गुस्सा उतारेगा। कैसे, वो मैं नहीं जानता, लेकिन तांत्रिक मोहम्मद अब खामोश नहीं बैठेगा। सतपाल ने गहरी सांस ली। शैतान के बेटे के चाकू के बारे में सोचो। अब मंगलू को पकड़ पाना आसान नहीं। वो दोपहर तक बेलीराम तक पहुंच जाएगा। इसका मतलब हम हार गए। सतपाल ने मोना चौधरी को देखा और मुस्कुराया। ये खेल कभी भी खत्म नहीं होगा मोना चौधरी। क्या मतलब? अभी तो ये खेल शुरू हुआ है। शुरुआत है। सही मायने में तो शुरुआत तब होगी
जब शैतान का बेटा बहुतारा जिंदा हो जाएगा, पुनः मृत्यु से जीवन में प्रवेश कर जाएगा। हो सकता है ये मामला मेरे जीवन का अंतिम मामला हो। उसकी बात समझने की चेष्टा में मोना चौधरी उसे देखने लगी। शैतान का बेटा जिंदा हो सकता है? शैतान के बेटे यानी कि बहुतारा जैसे शैतानी शक्तियों के मालिक दोबारा जन्म लेने के लिए शैतानी मंत्रों से सिद्ध कर रखी कोई भी चीज़ अपने अंतिम वक्त में इस दुनिया में किसी सुरक्षित जगह छोड़ जाते हैं। साथ ही अपना शरीर भी विभिन्न तरह के रसायनों में लपेट कर अपने चेलों से कह देते हैं और वे उस शरीर की देखभाल करते हैं। उसके बाद दोबारा जन्म लेने के लिए उसी सिद्ध चीज़ का इस्तेमाल करना पड़ता है, तभी पुनः जीवित हुआ जा सकता है। ओ, मोना चौधरी ने कहा, लेकिन वो चाकू मंगलू के हाथ कैसे आ गया? ये होना ही था। मंगलू नाम के युवक ने बहुतारा के पुनः जन्म लेने में सहायता करनी थी। ऐसे में मंगलू के हाथ में वो चाकू लगा। शायद 210 बरस से रखा शैतान के बेटे का चाकू किसी की छेड़छाड़ से अपनी जगह से निकल गया होगा और वो मंगलू के हाथ लग गया। शैतानी शक्तियाँ चाकू को मंगलू के सामने ले आई। मंगलू सोचता होगा कि चाकू उसे मिला है, लेकिन ये गलत है। शैतानी शक्तियों ने ही चाकू को मंगलू के सामने किया है। लेकिन तुम कैसे कहते हो कि ये खेल शुरू हुआ है? मोना चौधरी ने पूछा। सतपाल कुछ खामोश रहकर गंभीर स्वर में कह उठा, तुम्हारा काम तो खत्म हो गया मोना चौधरी। यूं ही तुम्हारा दखल इस मामले में हो गया, परंतु मेरा दखल यूं ही नहीं हुआ। इस मामले में मुझे इस मामले में दखल देना ही था, क्योंकि ये मेरा काम है। खतरा देखकर मैं अपने काम से भाग नहीं सकता। मेरी आदत ही कुछ ऐसी है। सतपाल ने माथे पर बंदी पट्टी टटोलते हुए कहा। शैतान के बेटे ने अगर पुनः जन्म लिया तो वो अपना पेट भरने के लिए इंसानों का खून पिएगा और मुझे उसे रोकना होगा। मोना चौधरी उसे देखती रही। बहुतारा इंसानी खून पीने के लिए ही तो जन्म ले रहा है। उसे इंसानों का खून बहुत अच्छा लगता है और जब वो ऐसा करेगा तो मुझे उसे रोकना होगा। तुम रोक लोगे उसे? यही तो असली खतरा होगा मेरे लिए। मैं शैतान के बेटे का मुकाबला नहीं कर सकता, फिर क्या फ़ायदा उसे रोकने की कोशिश करके। ये मेरा काम है और अंत तक मैं अपना काम करते रहने की कोशिश करूँगा। सतपाल बोला, मैं जानता हूँ कि वो वक्त बहुत भयानक होगा जब मैं बहुतारा को रोकना चाहूँगा खून पीने से, क्योंकि मेरी शक्तियाँ क्षीण पड़ जाएगी। शैतान के बेटे के सामने वो वैसे भी मेरे से उखड़ा हुआ होगा। क्यों? क्योंकि मैंने जाने कितनी शैतानी आत्माओं को वापस भेजा है, जो इंसानों के शरीर में प्रवेश करके शरीरों पर अपनी हुकूमत कायम कर लेना चाहती थी। ये बात शैतान के बेटे को क्यों पसंद आएगी? फिर तो शैतान का बेटा तुम्हें भी ख़त्म करना चाहेगा। यही तो मैं कहना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी इस काम में। सतपाल ने गहरी निगाहों से मोना चौधरी को देखा। तुम शायद मेरी बात को मजाक समझ रही हो, तभी साथ रहने को कह रही हो। मैं मजाक नहीं समझ रही। तो फिर समझदारी इसी में है कि अब मेरे से दूरी बनानी शुरू कर दो। मेरे साथ रहने में क्या हर्ज? तुम मेरी कोई सहायता नहीं कर सकती। अब जो भी होगा शैतानी और पवित्र ताकतों में होगा। तुम साथ रहोगी तो मरोगी। मेरी फिक्र मत करो। मैं क्यों अपनी जान गंवाना चाहती हो तुम्हें तो मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। तुम्हें तो मेरे साथ रहने में कोई एतराज़ नहीं है। तुम मरना चाहती हो तो मुझे क्या एतराज़ हो सकता है, लेकिन ये बात समझदारी नहीं। शैतान के बेटे के बारे में सोचो कि अब हम क्या कर सकते हैं। मैं अपने भाई राजा